नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम साइंस टेक के टॉपिक पे बात करेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी का टॉपिक आजकल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि अगर आप कोई भी यूपी ट्रिपल एस सी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आप देख रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक जोड़ा गया है और उस पर क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो अगर हम टेक्नोलॉजी साइंस के सेक्शन को देखें तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये ट्रेडिशनल सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो वो तो हमें कवर करने ही है, जिसके क्वेश्चंस हम अपने प्रैक्टिस सेट में भी कर रहे हैं और आपने साइंस पढ़ा भी होगा। पर टेक्नोलॉजी में बच्चे बहुत सोचते हैं कि क्या पढ़ना है, टेक में क्या आ सकता है। तो देखिए, टेक्नोलॉजी में भी अप्लाइड पार्ट आता है। अप्लाइड का मतलब ये होता है वो टेक्नोलॉजीज जिनका यूज़ हम देश को, विश्व को बेटर बनाने के लिए कर रहे हैं, एनवायरमेंट के लिए कर रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। जैसे कि हम इसरो की बात करते हैं तो इसरो जो रॉकेट लॉन्च करता है वो कैसे होते हैं, जो सैटेलाइट लॉन्च करता है वो क्या काम करते हैं, उनका यूज़ क्या है, सैटेलाइट क्यों लॉन्च की गई है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम टेक्नोलॉजी के सेक्शन में पढ़ते हैं। जैसे आप सिक्योरिटी में देखेंगे तो सिक्योरिटी में हमारे भारत की एक एजेंसी है DRDO, जो कि सिक्योरिटी के लिए काम करती है। वो भारत में मिसाइल्स को बनाना, है ना, क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर्स को बनाना, ये सारी चीज़ें डेवलप करती है। ऐसे वायु सेना, जल सेना, थल सेना, तो ये सब भी जो यूज़ करते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्नोलॉजी के सेक्शन में आपको पढ़नी है। और उसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स में टेक्नोलॉजी से और साइंस से रिलेटेड रहे हैं, चाहे कोई मेडिसिन खोजी गई हो, चाहे कोई टीका खोजा गया हो, चाहे कोई बीमारी फैली हो, इन सब के बारे में आप करंट से पढ़ सकते हैं और अपने टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। तो हम करंट के थ्रू जितना भी टेक्नोलॉजी और साइंस का सेक्शन है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम मार्च के करंट अफेयर से शुरू करते हैं। और मार्च के करंट अफेयर्स में आप देखेंगे तो पहला ही क्वेश्चन आपको दिखेगा, जो कि एक मिशन है टेरा फैब, जिसके बारे में क्वेश्चन बनाया गया। देखिए, एक प्रोजेक्ट है जो एलन मस्क लेकर आए हैं, जिसके बारे में देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एलन मस्क द्वारा घोषित टेरा फैब प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आपको देखिए, ये मार्च 2026 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, जो कि साइंस टेक्नोलॉजी दोनों ही सेक्शन से हैं। तो हम इसको पूरा समझेंगे और पूरे मार्च को खत्म करेंगे, ठीक। तो देखिए, अब इसमें ये पूछ रहा है कि एक तो आपको देखिए क्या याद रखना है, टेरा फैब जो प्रोजेक्ट है, टेरा फैब प्रोजेक्ट ये लाया कौन है, ये एलन मस्क द्वारा लाया गया है, ठीक। तो इसमें आपको इसका उद्देश्य बताना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए। मंगल ग्रह पर एक नई फैक्ट्री स्थापित करना, टेस्ला के लिए इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन बढ़ाना, AI चिप उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए एक विशाल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधा बनाना और स्पेसएक्स के रॉकेटों के लिए नए इंजन डिजाइन करना। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आंसर है वो सी है, ठीक है। और ये कहां पर लगा रहे हैं प्रोजेक्ट की जो है वो टेक्सास, अमेरिका में एक जगह है टेक्सास, ठीक है। यहां पर वो ये फैक्ट्री लग रही है जिसमें AI चिप उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाएगा, विशाल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधा बनाई जाएगी। इसका यूज क्यों करना है, क्योंकि देखिए जो AI चिप्स का उत्पादन बड़े पैमाने पर हमें क्यों करना है, उसका कारण ये है कि आगे की जो टेक्नोलॉजी है वो AI बेस्ड है। तो जितने ज़्यादा AI चिप्स डेवलप किए जाएंगे उनका यूज़ हम कर सकते हैं बड़े पैमाने पर, उनका इस्तेमाल करके और उनसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, है ना। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी। हम जैसे हर वक्त इस समय AI की बात करते हैं, आप कंप्यूटर का सेक्शन पढ़ते हैं उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो उसके लिए सेमीकंडक्टर की बड़े पैमाने पर फैक्ट्री लगाई जा रही है। और अमेरिका में देखिए हो ये रहा था कि जो सेमीकंडक्टर्स थे वो दूसरे कंट्रियों से इंपोर्ट किए जाते थे। तो अब अमेरिका खुद का एक सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री लगाकर खुद के चिप्स को फैब्रिकेट करना चाहता है, ताकि जो दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी है वो कम हो। देखिए जैसे हम भारत में बात करते हैं ना मेक इन इंडिया प्रोडक्ट की, तो मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या होना है, उसमें कोई भी चीज़ जो हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, उससे
उसे कम करना है और उसको भारत में ही बनाना है, डेवलप करना है। तो वही वैसा ही कुछ है ये, ठीक है। तो देखिए अब एलन मस्क का यहाँ टेक्सास में टेराफैब नामक एक विशाल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधा की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य एआई चिप्स का उत्पादन बड़े पैमाने पर करना है, और बड़े पैमाने पर जब उत्पादन होगा तो एआई टेक्नोलॉजी को बहुत तेज ग्रोथ मिल जाएगी। यह सुविधा टेक्सा की आगामी पीढ़ी की एआई चिप, जिसको हम AI 5, ठीक है, का उत्पादन करेगी, जो फुल सेल्फ ड्राइविंग, ठीक है, फुल सेल्फ ड्राइविंग जो हमने देखा है ना। देखिए ये टेस्ला के बारे में आपने पढ़ा होगा। टेस्ला जो है वो एलन मस्क की एक कंपनी है जो कि कार बनाने का काम करती है। तो उसमें भी जो हम उसकी आगामी पीढ़ी को डेवलप करेंगे तो उसमें हम फुल सेल्फ ड्राइविंग, टेस्लास की कार के बारे में आपने सुना होगा, ड्राइवरलेस कार की बात चलती है। तो जो ड्राइवरलेस कार है वो कैसी होनी चाहिए, वो इतनी एडवांस लेवल पे डेवलप होनी चाहिए कि वो इतनी स्मार्ट हो, इतनी समझदार हो कि वो ह्यूमन जैसा बिहेव करे। तो उसके लिए ये डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। और रोबोटिक्स के फील्ड में भी ये काम करेगा, क्योंकि रोबोट भी कैसे होते हैं, ह्यूमनॉइड बोलते हैं उनको। ह्यूमन का शेप दे दिया और बॉडी और ब्रेन कैसा है, रोबोट की तरह। तो वो क्या कर देंगे, वो एआई चिप से उनकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएंगे, वो ह्यूमन जैसा सोच सकें, मनुष्य जैसे सीखने की क्षमता डेवलप कर सके, ये सारी चीजें। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या चीज बता रही है कि इंटेलिजेंस पर आर्टिफिशियल फॉर्म में। तो हम रोबोट को इतना इंटेलिजेंट बना रहे हैं कि वो मनुष्य की तरह सोच सके, मनुष्य की तरह समझ सके और मनुष्य की तरह व्यवहार कर सके, है ना। तो जैसे देखिए ड्राइवरलेस कार की बात हुई, तो कार ऐसी है जिसमें ड्राइवर नहीं है, पर कार इतनी स्मार्ट है कि वो ड्राइवर की तरह खुद बिहेव कर रही है। तो वो चीजें डेवलप करने के लिए एआई चिप फैक्ट्री लगाई जा रही है, ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जापान में मार्च 2022 में किस द्वीप के पास प्रशांत महासागर में दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार की खोज हुई है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट। तो इसकी खोज हुई है, और खोज जो हुई है वो कहाँ हुई है, तो ये आपको बताना है। तो अगर आप देखेंगे मिनमी टोरीशिमा द्वीप, ये एक पड़ता है प्रशांत महासागर में जो जापान के पास है, यहाँ पर इन्होंने खोज करी है। इसके बारे में देखिए डिटेल समझ लीजिए। 22 मार्च 2026 को जापान के मिनमी टोरीशिमा द्वीप, ये नाम याद रखिएगा कि मिनमी टोरीशिमा द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर में है, और वहां वो जापान के पास है जहां पर 6000 मीटर नीचे दुर्लभ मृदा तत्व, ठीक है, इसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं, विशाल भंडार खोजे गए हैं। इस भंडार में 16 मिलियन टन से अधिक दुर्लभ मृदा युक्त कीचड़ होने का अनुमान है, और जो वैश्विक मांग को अगले 700 वर्षों तक पूरा कर सकता है। अब देखिए जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन सारी चीजों में हेल्प करते हैं। जैसे कि जो जो हम बनाते हैं सेमीकंडक्टर्स, तो उसमें इस्तेमाल होते हैं, कोई भी चीज डेवलप करनी है तो उसमें वो एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ये लोग दुर्लभ हैं और ये एलिमेंट्स बहुत यूज होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक इसमें क्वेश्चन है, लेजियोनेयर्स रोग, ठीक है, लेजियोनेयर्स डिजीज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ये भी न्यूज में रहा था लेजियोनेयर्स डिजीज, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। और इसमें अगर आप देखेंगे, अब इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे संपर्क से फैलता है। तो ये आपको बताना है कि सही है कि गलत, बी यहां पर होना चाहिए था, ठीक है, ये बी है। या लेजियोनेला न्यूमोफिला, ठीक है, लेजियोनेला न्यूमोफिला बैक्टीरिया के कारण होने वाला निमोनिया का एक गंभीर रूप है। इसमें मृत्यु दर लगभग 50% होती है। यह केवल ग्रामीण इलाकों में पाया जाता है, ठीक। अभी आपको 4 ऑप्शन दे दिया, और आपको पता है कि अगर आप यूपी आयोग का एग्जाम दे रहे हैं तो एक ऑप्शन आपको मिलता है इनमें से कोई नहीं, है ना, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इसमें से आंसर कौन सा होगा। तो अगर हम आंसर देखें तो इसमें है, देखिए, लेजियोनेला न्यूमोफिला बैक्टीरिया के कारण होने वाला
निमोनिया का एक गंभीर रूप है, ये एकदम याद रखिएगा। और ये इसलिए न्यूज में है, मार्च में ये न्यूज में रहा है क्योंकि ये बीमारी फैली है के कारण बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे नहीं फैलती। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य से मनुष्य में नहीं फैलती है ये, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, बल्कि एयर कंडीशनिंग, कूलिंग टावर और दूषित पानी की बूंदें एरोजोल के संपर्क में आने से फैलती हैं। तो ये चीज इसमें है कि इसका फैलाव कैसे होता है, देखिए। और ये इसीलिए देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ना कि ये केवल ग्रामीण इलाकों में, गलत है, ग्रामीण इलाकों में नहीं फैलता है, ये शहरी इलाकों की बीमारी है, शहरी। तो ये आपको ध्यान देना है। अब शहरी इलाके की बीमारी इसलिए है क्योंकि जहाँ पे एयर कंडीशनर होते हैं, जहाँ पे एसी लगे होते हैं, वाटर कूलर लगे होते हैं, ठीक है, मान लीजिए कूलर लगे हुए हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां जल का भराव होता रहता है। तो जो जल का भराव होता है उसमें ये बैक्टीरिया पनप जाते हैं। तो जो पानी की बूंदे हैं एरोजॉल्स उसमें रहते हैं, और अगर उन पानी के संपर्क में आप आ गए तो आपको ये बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अगला देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है, साहिवाल गाय की नस्ल सुधार के लिए हाल ही में किस संस्था ने ओवम पिकअप, ठीक है, और IVF, तो इसको बोलते हैं OPU IVF-ET तकनीकी का सफल उपयोग किया है। तो अब इसमें दो चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये जो तकनीकी है ये क्या है, ये क्या काम करती है, और इसमें पूछ रहा है कि साहिवाल गाय जो है वो की नस्ल, तो एक गाय की नस्ल होती है जिसे हम साहिवाल कहते हैं, याद रखिएगा। इस तरह से एग्रीकल्चर में क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं जिसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी गाय की नस्ल है, कौन सी भैंस की नस्ल है, तो वो क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है, ठीक। तो अगर हम देखें तो ये एक तरह का IVF है, ठीक है, ठीक। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसको हम बोलते हैं ICAR IVRI, ये कहाँ पर है, इज्जतनगर। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एक बनता है कि ये कहाँ पर है अनुसंधान, तो आपसे पूछता है इज्जतनगर, ठीक है। साहिवाल नस्ल के बछड़ों का सफलतापूर्वक उत्पादन करने के लिए ओवम पिकअप, ओवम लिया जाता है, ठीक है। फिर IVF जिसको हम इंट्रावीटो फर्टिलिटी बोलते हैं, तकनीकी का यूज किया जाता है। और साहिवाल गैस अपनी अत्यधिक गर्मी सहनशीलता और उच्च दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम जो है IVF की तकनीकी यूज करके, आपने सुना होगा कि जो क्या कहते हैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है महिलाएं, उनके लिए एक तकनीकी चलती है IVF की, इंट्रावीटो फर्टिलिटी, ठीक है। उसमें एक क्या कहते हैं एक मेथड होता है जिस पद्धति के माध्यम से प्रेग्नेंट किया जाता है। तो वही चीज यहाँ पर गाय के लिए यूज करी गई है IVF, और इसमें ओवम पिकअप भी किया गया, ओवम का पिकअप किया गया है, फिर IVF टेक्निक को उसके साथ मर्ज किया गया है, और इससे जो साहिवाल गाय है उसको प्रेग्नेंट किया गया है, और उससे क्या कहते हैं जो बछड़ा पैदा होगा, तो ये पूरी प्रोसेस डेवलप करी गई है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। और इसमें करने में किस संस्थान का योगदान रहा है, तो वो आप देखेंगे तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद था और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ये दोनों मिल गए हैं, इन्होंने मिलकर ये काम किया है। तो ठीक है, ये चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये गाय जो है, ये साहिवाल जो गाय है वो दूध का उत्पादन ज्यादा करती है बाकी गायों की नस्ल के कंपैरिजन में, तो इस वजह से इनका हमने IVF से डेवलप किया। आप देखिए, दुर्लभ मृदा तत्वों के समूह के कुल कितने धात्विक तत्व शामिल है, तो आपको पूछा है रेयर अर्थ मेटल में कितने धात्विक तत्व शामिल हैं, ये आपको बताना है। तो 12 हैं, 15 हैं, 17 हैं या 20 हैं या कोई नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो ये 17 है, ठीक है। दुर्लभ मृदा तत्व 17 धात्विक तत्वों का एक समूह है। इसमें आवर्त सारणी के 15 लेंथेनाइट्स के साथ साथ स्कैंडियन और यट्रियम शामिल हैं। तो ये 17, देखिए 17 ये धात्विक तत्व हैं जो ये पूरे रियर अर्थ मेटल में काउंट किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें स्कैंडियम्स और आप देखेंगे यट्रियम है, और जो लेंथेनाइट की सीरीज होती है वो पूरे 15 तत्व हैं उसमें। ये तत्व आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वाहन और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए देखिए जापान में जो खोज हुई
वो 700 सालों तक ऊर्जा। अब जैसे क्या हो रहा है, ईवी व्हीकल बनाने तो उसके लिए बैटरी चाहिए, उसमें जो जो बैटरी बनानी होती है, जैसे हम लिथियम आयन की बात करते हैं तो लिथियम आयन की बैटरीज यूज होती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं। पहले क्या था, जो पहले बैटरी यूज होती थी वो इतनी चार्ज ही नहीं हो पाती थी, फिर लिथियम आयन पे हम लोग शिफ्ट कर गए तो वो और अच्छा है। और रेयर अर्थ मेटल का भी उसमें यूज किया जाता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसकी जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये इसकी खोज हर देश करता रहता है। अब देखेंगे आप, ओवम पिकअप तकनीकी का मुख्य कार्य क्या है। तो अब इसमें आप देखिए, गाय के दूध की गुणवत्ता की जांच करना नहीं, इसके पहले हम बात कर चुके हैं। जीवित उच्च गुणवत्ता वाली मादा पशुओं के अंडाणु निकालना। अब देखिए, पशुओं की बीमारियों से बचाने के लिए टीका लगाना, ये भी नहीं है। पशुओं के चारों जो चारा खाते हैं की गुणवत्ता में सुधार करना, तो ये सब नहीं है। अब इसमें क्या है, जीवित उच्च गुणवत्ता वाली मादा पशुओं से अंडाणु निकालना, है ना, ओवम। ठीक, तो ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए, यह एक उन्नत पशु प्रजनन तकनीकी है जिससे हम पशु की प्रजनन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड मार्गदर्शन का उपयोग करके जीवित उच्च गुणवत्ता वाली मादा पशुओं के अंडाणु एक्स निकाले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्हें प्रयोगशाला, जिसको हम बोलते हैं इन विट्रो, ठीक, इन विट्रो, जिसको हम IVF, तो जिसमें IV होता है ये इन विट्रो होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, में निषेचित किया जाता है और फिर सैरोगेट माताओं में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये जो एग निकाला जाता है उसको सैरोगेट करके उसके बाद जो मादा होती है उनमें मतलब सैरोगेट को डाल दिया जाता है, फिर वहां पर वो फर्टिलिटी होती है। ठीक, तो ये प्रोसेस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ भी होता है और वैसे ही IVF का प्रोसेस हमने जानवरों के साथ, पशुओं के साथ कर लिया है, तो ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया में है, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन गया, इसको आप यहीं से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, और हाल ही में खोजा गया एक सेमी-मीटर लंबा स्तनपायी जीवाश्म किस काल से संबंधित है। तो वहां पर 1 सेंटीमीटर का जो लंबा जीवाश्म मिला है वो किस काल से संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक, तो ये सब खोज होती रहती है। अब इसमें देखना है जुरासिक काल है कि लेट क्रिस्टेशियन काल है, पैलियोजीन काल है कि ट्रायसिक काल है, तो ये आपको बताना है। ट्रायसिक, ठीक है, ट्रायसिक है कि पैलियोजोइक है या फिर लेट क्रिस्टेशियन है या जुरासिक है, तो इनमें से फिर कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो अगर आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा लेट, देखिए, दुर्लभ स्तनपायी जीवाश्म लेट क्रिस्टेशियन काल, ये याद रखिएगा कब मिला, लेट क्रिस्टेशियन काल, और ये लगभग 75 से 100 मिलियन वर्ष पूर्व की बात करते हैं। जो लेट क्रिस्टेशियन काल होता है वो 75 से 100 मिलियन वर्ष पूर्व के टाइम को बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यह जीवाश्म आधुनिक तकनीकी माइक्रो CT स्कैनिंग की मदद से पहचाना गया है। तो माइक्रो CT स्कैन जो होते हैं उसके द्वारा पहचाना गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में मुदुम तट पर स्वदेशी फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम का सफल परीक्षण किस संस्थान द्वारा किया गया है। तो आपको इसमें देखिए, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, संस्थान का नाम तो पता ही होना चाहिए, पर आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु का जो मुदुम तट है वहां पर एक स्वदेशी फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम डेवलप किया गया है। तो इस सिस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, कहाँ पर डेवलप किया गया। जैसे इसमें तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु पूछ लेगा कि जो सिस्टम है वो कहाँ डेवलप किया गया, तो तमिलनाडु के मुदुम तट पर डेवलप किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें देखिए, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT ने तमिलनाडु तट पर इस सिस्टम का परीक्षण किया है। यह प्रणाली समुद्र तट से 300 मीटर ऊपर तक वायुमंडलीय डेटा और पवन प्रोफाइल को सटीक रूप से माप सकती है। ठीक है, तो इस टेक्निक का काम क्या है कि जो समुद्र तट है उससे 300 मीटर ऊपर तक जो वायुमंडलीय परिवर्तन हो रहे हैं उनको मापना, और ये सारी चीजें इसलिए जरूरी होती हैं समुद्र के लिए क्योंकि वायुमंडल के परिवर्तन से
जो भी वहां पर गतिविधियां हो रही हैं वो प्रभावित होती हैं। इस वजह से हमने ये टेक्निक को डेवलप किया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें है हचिंस गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं HGPS नामक दुर्लभ विकार किस जीन में उत्परिवर्तन म्यूटेशन के कारण होता है। तो जीन म्यूटेशन क्या होता है? देखिए, जीन म्यूटेशन में ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी कुछ गतिविधि हुई, जैसे कि आप बात करते हैं कि स्किन कैंसर या इन सब की बात करते हैं, तो होता क्या है, जो स्किन है उसका जो जीन है उसमें परिवर्तन होने लगता है। तो जीन में जब बदलाव होकर नया जीन बन जाता है या उसमें डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है, कोई विकार डेवलप हो जाता है, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं जीन म्यूटेशन, जीन में परिवर्तन हो जाना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें पूछ रहा है हिचेंस गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम, जो HGPS के नाम से जाना जाता है, ये एक दुर्लभ, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, दुर्लभ विकार है और ये न्यूज में था इसलिए हम पढ़ रहे हैं। दुर्लभ विकार है जिसमें जीन उत्परिवर्तन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा प्रोजेरिया एक ऐसा विकार है जो बच्चों में तेजी से बुढ़ापा आने का कारण होता है। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रोजेरिया हो रहा है जीन म्यूटेशन, ये क्या करता है, ये बच्चों को तेजी से बूढ़ा करता है। ठीक, ये चीज ध्यान रखनी है। यह LMANA जीन, ये नाम याद रखिएगा। तो जीन का नाम क्या है? LMANA, ये हो जाएगा। ठीक, LMANA जीन में दोष के कारण होता है। जीन में कोई दोष हो गया, म्यूटेशन हो गई, परिवर्तन हो गया और दोषपूर्ण परिवर्तन हुआ, तो जिससे विकार हो जाता है। ठीक, जिससे प्रोजेरियन नामक दोषपूर्ण प्रोटीन बनता है। अब ये प्रोटीन कैसा है? दोषपूर्ण है, जिसमें कि दोष है। तो वो क्या करेगा? वो ये विकार डेवलप करेगा कि जो बच्चे हैं उनको बूढ़ा करने की जो उनकी ग्रोथ है वो इतनी फास्ट कर देगा कि वो समय से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे, है ना। ये चीज हाल ही में इसके लिए प्रोजेरियन थेरेपी ये हेतु एक समझौता हुआ है। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रोजेरियन थेरेपी का जो समझौता हुआ है उसमें इस विकार को सॉल्व करने का प्रयत्न किया जा रहा है, इस विकार को हल करने का प्रयत्न किया जा रहा है। ठीक, इसलिए ये न्यूज में आ गया। तो पूछते हैं इसके बारे में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिकों द्वारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसको हम JWST के नाम से जानते हैं, की मदद से खोजे गए नए एक्सोप्लैनेट, ठीक है, L9859D, ये क्या है? ये है एक्सोप्लैनेट। ठीक, ये एक्सोप्लैनेट है कि वायुमंडल में किस गैस की प्रचुरता है जिसे वहां सड़े हुए अंडों जैसी गंध आती है। अब देखिए, सड़े हुए अंडों जैसी गंध आती है, ये क्वेश्चन आपसे साइंस के सेक्शन में भी पूछता है। तो वो गैस का नाम आपको बताना है जिस गैस का इस्तेमाल हम करते हैं, सड़े हुए अंडे की महक उस गैस से आती है। तो अगर आप देखेंगे तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। तो जनरली साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन सी गैस है जिसकी दुर्गंध सड़े हुए अंडे की समान होती है। ठीक, तो इसका मतलब कि जो एक्सोप्लैनेट खोजा गया है वहां पर कौन सी गैस की उपलब्धता बहुत अधिक है, वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, तो ये इस गैस की उपस्थिति के कारण वैज्ञानिक बताते हैं कि वहां सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है या गंध के, और यह जो एक्सोप्लैनेट है, ग्रह है, वो पृथ्वी से लगभग 35 प्रकाश वर्ष दूर है। 35, इसको हम प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर भी बोलते हैं, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर जो है वो दूरी का मात्रक होता है। ये क्वेश्चन आपको फिजिक्स में पूछा जाता है कि लाइट ईयर किसका मात्रक होता है? दूरी का, समय का, लाइट का, ऐसे करके ऑप्शन दे देता है। तो दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, मार्च 2026 में ईरान द्वारा चर्चा में रही सेज्जिल, ये है सेज्जिल। ठीक है, सेज्जिल जो है ये क्या है? ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक, ये बैलिस्टिक मिसाइल है सेज्जिल। तो अगर आप देखेंगे कि मारक क्षमता कितनी थी, तो इसकी मारक क्षमता आपको बतानी है, और इसकी मारक क्षमता जो है वो 2000 से 2500 किलोमीटर तक है। इसका उपयोग, देखिए अब इसमें हुआ क्या है कि आपको पता ही है कि ईरान, इजराइल, अमेरिका, इसमें वॉर चल रहा है। ठीक है, तो वो लोग एक दूसरे पर बम फोड़ना, एक दूसरे पर मिसाइल चलाना, ऐसे सब काम कर रहे हैं। तो उसमें इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल चलाई है सेज्जिल, ईरान ने,
तो सेज्जिल का नाम याद रखिएगा। सेज्जिल एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि ईरान की है, जो 2000 से 2500 किलोमीटर तक उसकी रेंज है, इतनी दूर तक मारक क्षमता है इसकी। और इसका उपयोग हाल ही में देखिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत किया गया है, जिसमें इजराइल के साथ ईरान ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है। ठीक है, जो युद्ध चल रहा है उसमें ईरान की तरफ से जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है वो है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। ठीक है, ट्रू प्रॉमिस 4, ये ध्यान रखिएगा ऑपरेशन। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। मार्च 2026 में शोधकर्ताओं ने दुर्लभ गुफा निवासी असेसिन बग, ठीक है, को फिर से कहां खोजने की घोषणा की है। तो अगर आप देखेंगे तो ये खोजा गया है अंडमान द्वीप समूह की चूना पत्थर गुफाओं में। इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत में खोजा गया है, भारत में अंडमान में खोजा गया है। और अंडमान निकोबार में कुछ भी नई एक्टिविटी होती है, नया डेवलपमेंट होता है, तो उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या होता है। 14 मार्च 2026 को शोधकर्ताओं ने अंडमान द्वीप समूह की गहरी चूना पत्थर गुफाओं में असेसिन बग को फिर से खोजने की जानकारी दी है। इस कीट की को पहली बार 1924 में वर्णित किया गया था, जिसके बाद इसे कभी नहीं देखा गया। तो 1924 में देखा गया था, उसके बाद अब ये खोज मतलब फिर से मिला है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। यह अंधेरे में रहने के लिए अनुकूल है और इसके लंबे कांटेदार अग्रपाद, ठीक है, होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इससे अब जैसे ये पूछ लेगा कि क्या है, तो ये इंसेक्ट है, कीट है। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये पहली बार, कभी इसके पहले भी इसकी खोज हुई है, तो हाँ इसके पहले भी इसकी खोज हुई है। कब हुई है, तो 1924 में हुई है। तो 1924 के बाद ये अब जाके मिला है 2026 मार्च में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, कहाँ मिला है ये भी ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की सबसे लंबी चूना पत्थर गुफा प्रणालियों में से एक सिजु गुफा, ठीक है, जिसे हम सिजु गुफा कहाँ स्थित है। तो अगर आप देखेंगे तो जो सिजु गुफा है वो कहाँ स्थित है। सिजु गुफा मेघालय की गारो, तो आप पढ़ते होंगे गारो, खासी, ठीक है, एक होता है जयंतिया। ठीक है, ये 3 जनजाति हैं जो मेघालय में पाई जाती हैं और ये 3 पहाड़ियां भी लाइन से मेघालय में पाई जाती हैं। इन गारो, खासी, जयंतिया पे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, फिजिक्स के पोर्शन में, ज्योग्राफी में। और उसमें ये पूछा जाता है कि ये तीनों जनजातियां या कोई भी एक जनजाति के बारे में पूछ लेगा कहाँ मिलती है, तो ध्यान रखिए मेघालय में मिलती है। और ये तीनों पहाड़ियां भी मेघालय में मिलती हैं, ठीक, जिन पे ये जनजाति निवास करती है इन पहाड़ियों पर। इसीलिए इसका नाम, उन जो पहाड़ी है उनका नाम जनजातियों पे पड़ गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना। अब देखिए सबसे लंबी गुफाओं में से एक है जिसकी लंबाई लगभग 4.7 किलोमीटर है। ठीक, इसे स्थानीय रूप से बैट केव, ठीक है, बैट केव के नाम से जाना जाता है। तो स्थानीय रूप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मेघालय में जो बैट केव है, वो मेघालय में एक गुफा है जिसका स्थानीय नाम बैट केव है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो वो कौन सा है, वो सिजु गुफा है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, सिजु गुफा। ठीक, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। CSIR राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला N, ठीक, अब ये नेशनल केमिकल लेबोरेटरी हो गई, द्वारा विकसित डाई मिथाइल ईथर, ठीक, ईंधन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए ये ए है, सत्य है। तो ए क्या कह रहा है, इसमें सीटेन संख्या बहुत कम होती है। तो सीटेन संख्या, ऑक्टेन और सीटेन 2 तरह की संख्या होती है, तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा। यह डीजल की तुलना में अधिक कालिक और सल्फर उत्सर्जित करता है। और उसके बाद लिखा है यह एक स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन है जिसे प्राकृतिक गैस, कोयला और बायोगैस से उत्पादित किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल हवाई जहाजों में किया जा सकता है। तो आपको पता है कि देखिए इसमें आप देखिए यह एक स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन है, इसीलिए। और देखिए जब भी कोई ईंधन या कोई टॉपिक न्यूज में रहेगा तो उसका कारण ये होगा
कि वो इन्वायरमेंट को सपोर्ट करेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि हम ऐसी डिस्कवरीज या हम ऐसे इन्वेंशंस कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, है ना। तो ये लॉजिक से थोड़ा सोचिएगा कि हम अगर किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं तो हम उसे, अब जैसे इसमें देखिए क्या लिखा है, या डीजल की तुलना में अधिक कालिक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वायरमेंट को और नुकसान पहुंचाना। और हम अब इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंट्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ऐसा कुछ थोड़ी डेवलप करेंगे जिससे इन्वायरमेंट को और नुकसान हो। तो ये वाला तो कट जाएगा ऐसे ही, ठीक है। इसी तरीके से काटते रहिए तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब देखिए इसको बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर, जिसको हम लिखते हैं DME। ये एक कृत्रिम ईंधन है, ठीक है। हमने आर्टिफिशियली इस ईंधन को डेवलप कर लिया है, ठीक, जिसमें उच्च सीटेन संख्या होती है। तो सीटेन संख्या ज्यादा होने से उसकी जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने की कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। और सीटेन संख्या ज्यादा होने का मतलब है कि वो बहुत इफेक्टिव है, जब कम ईंधन में ज्यादा काम किया जा सकता है। ये चीज ध्यान रखिए। इसे डीजल से एक बेहतरीन विकल्प बनाया जा सकता है। हम डीजल को इससे रिप्लेस करने का प्रयास कर रहे हैं। यह पर्यावरण के अनुकूल है, ये हमने आपको बता ही दिया। कम कालिक देता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, क्यों, ठीक है, बहुत कम करता है। तो ये भी ध्यान रखना है। इसे प्राकृतिक गैस, कोयला और बायोगैस जैसे विभिन्न कच्चे माल से बनाया जा सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। इसमें एक मिनट, कौन सा कथन सत्य है? तो अगर आप देखिए इसका उपयोग केवल हवाई जहाज में किया जा सकता है, केवल में नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ हवाई जहाज के लिए किसी भी ईंधन को क्यों डेवलप करेंगे, वो तो सिर्फ एक ही माध्यम हो गया, बहुत सारे माध्यम में। अब हम डीजल का रिप्लेसमेंट खोज रहे हैं, क्योंकि डीजल से प्रदूषण ज्यादा होता है, तो डीजल को हम रिप्लेस करेंगे DME से। तो जब रिप्लेस करेंगे तो डीजल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं भाई, जो वाहन चलते हैं उन सब में करते हैं, बहुत सारी जगहों पर डीजल का उपयोग होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला सही हो जाएगा इसमें, ये ध्यान रखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस्टेरॉइड 2024 YR7 के बारे में नासा ने मार्च 2026 में क्या स्पष्ट किया है? तो ये आपको बताना है, ठीक। देखिए इसमें नासा ने कहा था यह मार्च 2032 में चंद्रमा या पृथ्वी से नहीं टकराएगा, ठीक है। एक एस्टेरॉइड है जिसके बारे में बात चल रही है 2024 YR4, जो कि नासा ने मार्च 2026 में पुष्टि किया कि एस्टेरॉइड 2024 YR4 मार्च 2032 में चंद्रमा और पृथ्वी से नहीं टकराएगा, जिससे पिछली सभी चिंताएं समाप्त हो गई। देखिए कोई भी एस्टेरॉइड अगर किसी भी अगर अर्थ से आकर टकराता है तो उससे अर्थ पे और हमारे ऊपर भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसी वजह से हमको जो भी डेवलपमेंट होते रहते हैं और जो भी रिसर्च होती रहती है, बहुत सारे सैटेलाइट्स इन सब चीज़ों के लिए लगाए जाते हैं। नासा भी इस फील्ड में बहुत काम करता है और वो ये सारी चीज़ें मॉनिटर करता है। तो उसने ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि नहीं टकराएगा, तो अब जो भी चिंताएं थी वो समाप्त हो गई। अगले कम से कम 100 वर्षों तक इसके पृथ्वी से टकराने का कोई जोखिम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसका नाम याद रख लीजिए बस कि ये क्या है, एक एस्टेरॉइड है और जिसके बारे में जानकारी नासा ने दी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अप्रैल 2026 के लिए प्रस्तावित आर्टेमिस सेकंड मिशन के चालक दल क्रू कौन सा अंतरिक्ष यात्री शामिल नहीं है, ठीक है। अब देखिए आर्टेमिस मिशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये न्यूज में बहुत दिनों से था। और अगर आप देखेंगे तो आर्टेमिस का ये सेकंड मिशन है, इसके पहले 1 मिशन हो चुका है। चालक दल में 4 सदस्य शामिल हैं, जिनमें देखिए नाम पढ़ लीजिए, रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन, ठीक, ये 4 लोग हैं। अब इसमें लिखा हुआ है बज एल्ड्रिन इस मिशन का हिस्सा नहीं है, वो अपोलो 11 मिशन का सदस्य थे। तो अपोलो 11 मिशन हम हिस्ट्री वाले पोर्शन में पढ़ते हैं, मतलब कि जो साइंस का पुराने जितने मिशन अब तक जा चुके हैं उनमें अपोलो 11 के बारे में पढ़ा जाता है। तो वो चीज़ है, और वो उसमें जो बज एल्ड्रिन थे वो उसमें गए थे। तो यह मिशन स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट का उपयोग करके चंद्रमा की परिक्रमा करेगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आर्टेमिस सेकंड है उसको चंद्रमा की परिक्रमा करनी है और उसमें 4 लोग जाएंगे। उन चारों लोगों का नाम याद कर लीजिए, जिसमें लिखा हुआ रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, ठीक। और इसमें आप देखेंगे तो क्रिस्टीना कोच, इनका नाम आप पढ़ चुके होंगे,
पहले भी स्पेस से संबंधित चीज़ों में इनका नाम आ चुका है, और जेरेमी हैंसन का भी नाम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 मार्च 2026 को अमेरिका द्वारा परीक्षित LGM-30G माइन्यूट मैन सेकेंड, माइन्यूट मैन थर्ड मिसाइल, ये क्या है, ये एक मिसाइल है, के संदर्भ में ग्लोरी ट्रिप 255 GT 255 क्या है। तो आपको बताना है, तो आपको पता चलेगा यह क्या है, यह मिसाइल के परीक्षण अभियान का नाम है, कि जो मिसाइल का परीक्षण किया गया उसके अभियान का नाम रखा गया LGM-30G माइन्यूट मैन 3। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये एक परीक्षण के तहत माइन्यूट मैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो जो माइन्यूट मैन 3 है, ये क्या है, ये मिसाइल है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस निहत्थी मिसाइल में वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से मार्शल आइसलैंड तक 4200 मील की यात्रा की। तो ये 4200 मील तक यात्रा करा है, और इस मिसाइल का नाम याद रखिएगा, अमेरिका ने इसकी टेस्टिंग करी है। ये याद रखिएगा कि माइन्यूट मैन 3 मिसाइल जो है वो किसकी है, वो अमेरिका की है, उसका भी रिसेंटली परीक्षण किया गया है। और ये सारी चीज़ें वॉर के बीच में चल रही हैं, ताकि जो डिटरेंस है वो क्रिएट किया जा सके। ठीक है, अब देखिए, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको हम बोलते हैं ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में आने वाली किस मिसाइल की न्यूनतम मारक क्षमता रेंज कितनी होनी चाहिए। तो अगर कोई ICBM है तो उसकी न्यूनतम मारक क्षमता कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो न्यूनतम मारक क्षमता जो है वो 5500 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं 3400 मील लगभग, है ना, लगभग। तो ये चीज है, इससे जब इससे कम मारक क्षमता होगी तो उसको हम ICBM नहीं बोल सकते। अब ICBM का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकते हैं। जैसे ईरान के पास कोई ऐसी मिसाइल नहीं है कि वो जाके अमेरिका पे ही मिसाइल गिरा दे, है ना, तो वो आसपास के देशों को परेशान कर रहा है, वो हॉर्मुज पे कब्जा जमा कर बैठ गया है, तो वो बाकी देशों को परेशान कर रहा है, वो बाकी देशों को इकोनॉमिकली इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, है ना। तो जब हम ICBM की बात करते हैं तो ICBM देखिए, अब इसमें समझिए, ICBM वह निर्देशित मिसाइल है जिसकी न्यूनतम मारक क्षमता जो है वो 5500 किलोमीटर होती है। इसे मुख्य रूप से परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो आपको पता ही है कि भारत के पास ICBM है, जो जल सेना, थल सेना, हम जल वायु और थल तीनों से हम परमाणु मिसाइल को छोड़ सकते हैं, और उसके लिए हमें ICBM ही चाहिए होती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मार्च 2026 में भारतीय विज्ञान संस्थान जो IISc बेंगलोर में है द्वारा शुरू की गई मून शॉट परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए, मून शॉट परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो वो है मस्तिष्क के कार्यों को बहाल करने के लिए AI सक्षम ब्रेन को प्रोसेसर विकसित करना। ठीक है, तो ये देखिए, अब देखिए इसको समझिए, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भारत के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। भारत की कोई इंस्टीट्यूट है जो इतने एडवांस लेवल पे काम कर रही है। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, जिसमें आपको थोड़ी सी समझ की जरूरत है। देखिए, अब ये क्या कर रहे हैं, IISc बेंगलोर ने इन्फोसिस एक कंपनी है, उसके साथ क्या कहते हैं, संस्थापक है उसकी। ठीक, और आप देखेंगे तो उसमें गोपाल कृष्णन जो है के प्रतीक्षा ट्रस्ट के सहयोग से मून शॉट परियोजना शुरू करी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना, इसका उद्देश्य विशेष रूप से जो स्ट्रोक आते हैं ना, ब्रेन स्ट्रोक आते हैं, तो उनको मरीजों को मोटर कौशल में सुधार के लिए AI और न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर, ठीक है, न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर्स का उपयोग किया जाएगा। तो ये चीज है। अब इसमें क्या हो रहा है, न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। यह तकनीकी मस्तिष्क में संकेत जो सिग्नल जाते हैं उनको डिकोड करती है और सुविधात्मक न्यूरल फीडबैक भेजती है। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक के बाद क्या होता है, जैसे लोगों का
जो न्यूरल सिस्टम है वो वीक हो जाता है, वो दिमाग से सोच नहीं पाते हैं, सोच कर काम नहीं कर पाते हैं, तो उनका जो जो सिग्नल है ब्रेन तक जाने का उनको बढ़ाना है, ठीक है, एआई की मदद से, और उसके साथ में न्यूरल फीडबैक को भेजना है। तो जैसे हमने मान लीजिए जो सिग्नल पहुंचते थे ब्रेन तक, वो स्ट्रोक होने के बाद अब उतनी स्पीड से नहीं पहुंच रहे हैं, तो हम एआई के थ्रू और देखिए इसमें लिखा हुआ है ना न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर के थ्रू हम उसको बढ़ा देंगे, तो वो सिग्नल नॉर्मल पहुंचने लगेंगे और वहां से फिर फीडबैक भी आने लगेगा, तो वो स्पीड बढ़ जाएगी, तो इतनी तेज हो जाएगी स्पीड कि जिसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ भी है बाद में वो आदमी एक नॉर्मल लाइफ सर्वाइव कर सकता है ना। तो ये हेल्थ सेक्टर में बड़ा इन्वेंशन है, बहुत बड़ा काम है। अगर ये सफल होता है तो बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो इससे पीड़ित हैं और उनको इस चीज में बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे पढ़िए, और ये चीज आपको पढ़ के भी बड़ी रोचक लगेगी कि अरे साइंस इतना कुछ कर सकता है। तो ये बात सही है, अगर आप साइंस की महत्ता को समझना चाहते हैं तो आप इन सारी फील्ड में देखिए, हेल्थ सेक्टर में देखिए, आज देखिए कितनी तरह की मशीनें आ गई, कितनी तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, जिससे अब देखिए जो कैटरैक्ट होता है जिसको हम मोतियाबिंद कहते हैं, उसके कितने तरह के ऑपरेशन होते हैं, अब तो कुछ चीरा वीरा भी नहीं लगता है, दूसरी तरीके से ऑपरेशन हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें साइंस के एडवांसमेंट से आई हैं, तो ब्रेन स्ट्रोक के लिए वो बहुत बड़ा कदम है। अब देखिए इसरो और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, जिसे हम बोलते हैं ईएसए, ठीक है, यूरोप स्पेस एजेंसी के बीच हुए समझौते के तहत एक फ्लेक्स मिशन चलाया जा रहा है, जो इसरो और, आप याद रखिएगा, ईएसए और इसरो मिलकर एक मिशन चला रहे हैं जिसका नाम है फ्लेक्स मिशन। क्वेश्चन सिर्फ यही पूछ लेगा फ्लेक्स मिशन में इसरो के साथ साथ कौन सी और स्पेस एजेंसी है, तो आपको पता होना चाहिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसरो के साथ मिलकर ये मिशन चला रही है, ठीक है। अब इसमें देखिए समुद्र रहलों की गति को मापना है, कि बाहरी अंतरिक्ष में जीवन की खोज करना है, वैश्विक वनस्पति स्वास्थ्य की निगरानी करना है, या फिर मंगल ग्रह के वातावरण पर का अध्ययन करना है। तो जब आप इसको देखेंगे डिटेल में तो देखिए ये इसरो और ईएसए का समझौता है, आगामी फ्लोरोसेंस एक्सप्लोरर फ्लेक्स मिशन है। फ्लोरोसेंस एक्सप्लोरर यह मिशन क्लोरोफिल को मापकर वैश्विक वनस्पति स्वास्थ्य की निगरानी करेगा, जो पृथ्वी अवलोकन अर्थ ऑब्जर्वेशन का हिस्सा है। तो ये आपको एनवायरमेंट की स्थिति को समझने में मदद करने के लिए ये मिशन शुरू किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मून शॉट परियोजना के पहले चरण में किस प्रकार के उपकरणों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ठीक है। हमने मून शॉट परियोजना की बात कर ली जो आईआईएससी कर रहा है, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि आईआईएससी उसको डेवलप कर रहा है। उसमें वो क्या कर रहा है, जो ब्रेन स्ट्रोक्स होते हैं जिनको, उसके बाद जो न्यूरो सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, तो न्यूरो फीडबैक बढ़ाने के लिए जो सिग्नलिंग ब्रेन तक जाती है उन सिग्नल को इन्हेंस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा, है ना। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें जो परियोजना है उसमें अगर आप देखें, देखिए अभी इसमें प्रोजेक्ट का जो चरण है वो खंड के अनुसार, प्रोजेक्ट चरण खंड के अनुसार, देखिए इस परियोजना के पहले चरण में गैर आक्रामक उपकरण, जिसको हम नॉन इन्वेजिव डिवाइसेस कहते हैं, उनको डेवलप करेंगे। और जब दूसरे चरण में पहुंचेंगे तो पुरानी बीमारियों के लिए न्यूनतम आक्रामक प्रत्यारोपण योग्य उपकरण, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेबल डिवाइसेस का विकास करेंगे। तो हम पहले चरण में क्या कर रहे हैं, जो नॉन इन्वेजिव डिवाइसेस है उनको बना लिया, जिससे हम जिनको छोटे लेवल पे जरूरत है उनको देंगे। फिर हम देखेंगे दूसरे चरण में पुरानी बीमारियां जो कि बहुत समय से चलती आ रही हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम, इसमें देखिए लिखा हुआ है न्यूनतम आक्रामक, इसमें है कि गैर आक्रामक, दूसरे में न्यूनतम आक्रामक प्रत्यारोपण योग्य उपकरण बताएंगे, जिससे हम उसको इम्प्लांट कर सकते हैं, इम्प्लांट करके हम डिवाइसेस को हेल्प कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। ये वही मिशन है, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये मार्च में जितने भी महत्वपूर्ण साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रश्न रहे वो आपको कवर करा दिए गए हैं। आपको इसी तरीके से हर मंथ में जितने भी महत्वपूर्ण साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रश्न हैं वो कवर करा दिए जाएंगे। इसके अलावा जो भी टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है वो क्लासेस भी ली जाएंगी, आप इन्हें देखते रहिए। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।